हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये आप लोगों को मालूम ही होगी कि इकोनॉमिक्स चैप्टर जो शुरू हुई है क्लास 9 से ही शुरू हुई है। तो वो चैप्टर नंबर 1 मैंने आज लाया है चैप्टर, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को मालूम होनी चाहिए या होगी ही कि ये यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या अनदर पीसीएस हो या हर एग्ज़ाम के लिए ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी तो भी आई है हम लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, तो चलिए पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पालमपुर गांव की कहानी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आखिर पालमपुर गांव की कहानी। तो पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव भारत के गांवों में खेती की उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। पालमपुर गांव या भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल हैं। मतलब लघु इसमें क्या क्या शामिल है, तो दुकानदारी वगैरह जो होता है ना, ये सब लघु निर्माण में शामिल है। फ्रेंड्स, मैंने कोई भी जो है ना टॉपिक इस बुक में, अगर आप लोगों के पास बुक होगी तो आप मिला के देख सकते हो। मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है और ये शॉर्ट नोट्स है। अगर आप लोगों को चाहिए हो अगर ये शॉर्ट नोट, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। उत्पादन का उद्देश्य वस्तु और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। तो वस्तु और सेवा के लिए क्या क्या आवश्यक है? 4 चीज़ें। तो ये हो गया आपका भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे उसी को ही श्रम ये कहती है। भौतिक पूंजी है अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत, औजार मशीन भवन, इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। तो अस्थायी पूंजी किसे कहा जाता है? तो औजार हो गया, मशीन हो गया, भवन हो गया, ये सब जो है ना हम लोग का स्थायी पूंजी हो सकता है। कच्चा माल और नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो कच्चा माल और नगद मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहते हैं। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारण कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्या है? पालमपुर में खेती। भूमि की स्थिति। भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। तो भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो वो हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा या गुट्ठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता था। मतलब गांव में जो है ना ज़मीन को नापने के लिए बीघा और गट्ठा का उपयोग किया जाता था। एक हेक्टेयर में 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होती है। मतलब 1 हेक्टेयर में कितनी होती है ज़मीन?
तो वो होती है 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका। अब यहाँ पे क्या तरीका है देखा जाए। बरसात के मौसम खरीफ में किसान ज्वार बाजरा उगाते हैं। बरसात के मौसम में क्या क्या उगाते हैं किसान? तो ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम रबी में खेतों में गेहूँ उगाया जाता है। सर्दी के मौसम में रबी में कब क्या मिलाया जाता है? तो वो खेतों में गेहूँ उगाई जाती है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ने की खेती की जाती है और उसको एक ही बार ही वर्ष में काटी जाती है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अब नोट्स क्या बोल रहा है? देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्र में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है ना, अभी भी जो है ना बहुत जगह ऐसे हैं कि जहाँ पे मतलब सिर्फ सिंचाई पे ही खेती होती है। 40% जो होता है सिंचाई पे नल पंप ये वगैरह से जो होता है ना खेती होती है, और उसके बाद जो बचा तो वो 40% 60% जो बचा तो उस पर जो है बारिश जब होगी तभी खेती करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसी पर डिपेंड रहता है। ये क्या है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि निगम और किसानों के कल्याण विभाग द्वारा जारी पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2017 के द्वारा 129 मिलियन हेक्टेयर जुताई क्षेत्र था, जो कि 2014-15 में जाकर 155 मिलियन हेक्टेयर हो गया। अब नेक्स्ट नोट्स तो नोट्स क्या बोल रहा है? 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिसकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। तब हम लोग देखेंगे क्या? किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर और दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। ये सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे। मतलब किसान जो उस समय खेती करते थे ना, तो वो गोबर या प्राकृतिक गैस वगैरह से, प्राकृतिक गोबर और ये सब से जो है ना खेती करते थे। और अभी तत्कालीन उपलब्ध है, मतलब ज़्यादा गोबर वगैरह भी अब नहीं है, ख़त्म हो रहा है, वही बोला जा रहा है। तत्कालिक ही उपलब्ध थे। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज H/B के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। तो कि बोला जा रहा है यहाँ पे 1960 के दशक में जो है ना हरित क्रांति जब से आया, तो वह उस समय से H/B का जो बीज होता है, इसके थ्रू गेहूं और चावल की खेती करवाने की तरीके नए सिखाया गया। यद्यपि अति उपज प्रजाति वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रसायन, जो कि यद्यपि अधिक उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशक की ज़रूरत थी।
तो जब से वो H/V यूज करने लगे ना, तो उस समय उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा पानी और ये लग रहा था, रसायन लग रहा था। भारत में भारत में पंजाब भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। H/V बीजों से उपज 3.200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। मतलब जब से ये शुरू किया गया है, H/V बीज का उपयोग किया गया, तो उस समय जो है ना खेती इतना मतलब बहुत ज़्यादा होने लगा। कृषि निगम और किसानों के कल्याण विभाग फरवरी 2018 एक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार 1965 से लेकर 66 में दालों का उत्पादन कितना हुआ, तो ये 10 करोड़, दालों का उत्पादन 10 करोड़, वहीं गेहूं का उत्पादन हो गया 10 करोड़। दोनों का ही समान उत्पादन था। 1955-56 में दाल और गेहूं का उत्पादन था 10 करोड़। गेहूं भी 10 करोड़ था और गेहूं भी 10 करोड़ उत्पादन हो रही थी। वहीं 2017-18 में दालों का उत्पादन 24 करोड़ टन मात्र और गेहूं का उत्पादन 97 करोड़ टन थे। तो अब क्या है नेक्स्ट? क्या भूमि हरित क्रांति धारण कर पाएगी? यहाँ पे क्वेश्चन ये किया जा रहा है, क्या भूमि हरित क्रांति धारण कर पाएगी? तो अब यहाँ पे क्या बोला रहा है, वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूप से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर कम हो गए हैं। नोट: देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। यहाँ पर में जो है ना सबसे ज़्यादा खेती किस में होती है? पंजाब का होता है। पंजाब के लोग जो है ना सबसे ज़्यादा रसायन का उपयोग करते हैं। इस वजह से जो है वहाँ पर में निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को जो है ना कम कर दिया है। पंजाब के किसानों पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब यहाँ पे दिखाया गया है पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र और कृषि के संख्या, तो यहाँ पर में 55.4% हो गया परसेंट हो गया और यहाँ पर में हो गया 44.6%। मझौले और बड़े कृषक हैं ये लोग जो है ना, मझौले और बड़े कृषक हैं और 2 हेक्टेयर से अधिक इनके पास खेती हैं। और यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है 15%, मतलब सीमांत एवं छोटे कृषक जो कि 2 हेक्टेयर से भी कम है इनके पास कृषि। बस थोड़ा सा है जो रेड वाला देख रहे हैं, इतना सा ही मैप के द्वारा बताया गया है। पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर
स्टैटिक्स 2017 एवं स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर 2017 कृषि सहयोग एवं किसानों के कल्याण विभाग कृषि जनगणना 2011 से लेकर 12 के अनुसार श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? सरकार सरकार दूसरा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपया, मतलब पहले जो है ना दूसरे के खेत में जो भी मतलब लेबर लोग जो काम करता था उसके लिए वेतन किया गया था 300 रुपया। मार्च 2017 में ये चीज़ किया गया था, निर्धारित कर दिया गया है। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी क्या क्या है वो देख। अधिसंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के सहकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे करों पर बहुत ब्याज की दर ऊंची होती है। अधिशेष उत्पादन की विधि। किसान गेहूं को अपने परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। किसानों के पास बहुत कम गेहूं होता है। डेयरी अन्य प्रचलित क्रिया। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार बाजरा चरी खिलाते हैं। पालनपुर के लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता था। पालनपुर के दुकानदार ज़्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते। पालनपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव से लाकर बेचते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये चैप्टर आज यहीं पे कंप्लीट होती है। कल मैं नेक्स्ट चैप्टर लाती हूँ। अगर आप लोगों को अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।